हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि आपका फार्मास्यूटिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब बारी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। चूंकि फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री में कोई गैप नहीं है, तो आप स्यूटिक्स के जैसा भी पेपर गया उस पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप केमिस्ट्री के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को यदि कर लेते हैं तो जो बच्चे पास होने से डर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी है ये मॉडल पेपर ही। ठीक है, तो अभी जो भी टाइम है इतने सारे क्वेश्चन को जरूर आप पढ़ के जाइएगा। तो मैं कुछ एमसीक्यू भी करवाऊंगा, उनको भी देख लीजिए, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और हाँ, मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ सिर्फ। थोड़ा सा एग्जाम का टाइम है तो मेरे इधर उधर नहीं जा पा रहा, मतलब लाइट में इश्यूज आ रही हैं, इस वजह से एक दो क्लास ऐसे चलेगा। लेकिन हाँ, मैनेज कर लीजिए, कोशिश करूंगा अपना 100% देने का, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, और आप लोग बताइएगा कैसा गया आपका फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम। और अदरवाइज जैसा भी गया आप केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छे से दिख रहा है, क्लियर? यस, पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ। लिमिट टेस्ट हम लोग क्लोराइड का पढ़ते हैं, सल्फेट का पढ़ते हैं, आयरन का पढ़ते हैं, आर्सेनिक का पढ़ते हैं। तो किसी पर्सनल का नहीं पूछ रहा है कि क्लोराइड लिमिट टेस्ट में किसको कंपैरिजन करते हैं, या सल्फेट में नहीं पूछ रहा है, सबको मिला के पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना पड़ेगा कि लिमिट टेस्ट इन्वॉल्व सिंपल कंपैरिजन ऑफ। लिमिट टेस्ट में किसका कंपैरिजन करते हैं, तो क्लोराइड और सल्फेट का बात करेंगे। क्लोराइड और सल्फेट का बात करेंगे तो ओपालेसेंस और टर्बिडिटी लगभग एक जैसी चीज है। जैसे दुधिया रंग हो जाता है ना, तो दुधिया रंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओपालेसेंस या टर्बिडिटी कहते हैं। वैसे है दोनों डिफरेंट, लेकिन एक जैसा ही टर्म है। ओके, तो क्लोराइड और सल्फेट में तो हम लोग ओपालेसेंस या फिर टर्बिडिटी कह सकते हैं। लेकिन आयरन और आर्सेनिक की बात करें, जब आयरन और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट की बात करें तो उसमें कलर, उसका कलर का कंपैरिजन किया जाता है। तो इस वजह से आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ओपालेसेंस भी, टर्बिडिटी भी, कलर भी। तो आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लेकिन अगर पूछ दे डायरेक्टली क्लोराइड या फिर सल्फेट में किसका कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ओपालेसेंस। और आयरन और आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में किसका कंपैरिजन करते हैं, तो कलर का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेम द इंडिकेटर यूज्ड इन द एसे ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के एसे बनाने में हम लोग, फेरस सल्फेट के एसे में हमको कौन सा इंडिकेटर जरूरत पड़ता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखिए, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम परमैग्नेट यूज होता है एसे के एसे ऑफ फेरस सल्फेट के लिए इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है। कौन सा, पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। वैसा सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होता है, तभी तो उसी से कंपेयर करते हैं ना। तो जिसका हमको पहले से पता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह देते हैं, है कि नहीं? जिसका हमको पहले से पता होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। विच नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट हैव एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज कौन सा ऐसा प्लांट प्रोडक्ट है जिसमें पाया जाता है, ये कोगनोसी में भी आप पढ़े होंगे, विनक्रिस्टीन या विनब्लास्टीन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो आपका क्या आंसर हो जाना चाहिए, बोथ ए एंड बी। लेकिन क्यों, क्योंकि विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दोनों क्या है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखने वाला प्लांट प्रोडक्ट है, जो कि विंका रोजिया के नाम के क्या कहते हैं प्लांट में पाया जाता है। ये अल्कलॉइड है। ठीक है, चलिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, पता है ना। कार्बनिक रसायन यानी कि उसमें वैसे कंपाउंड्स आएंगे जिसमें कि जो वह सारे कंपाउंड्स आ जाएंगे जो कि कार्बन का बना कंपाउंड्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। किसके कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द सफिक्स यूज्ड फॉर अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप इज। यहां से देखिए एक क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है इस सफिक्स पे, तो मैं बता देता हूं। अल्डिहाइड यानी किसको कहते हैं बताइए, तो याद होगा आपको, आप यदि पढ़े होंगे तो CHO जो होता है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं। तो ये हो गया अल्डिहाइड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, तो अल। देखिए याद कैसे रहेगा, AL से स्टार्ट होता है तो AL अल हो गया। अब ओल किसका होता है ये भी याद रखिएगा। अरे भाई दारू पीते हो, इथेनॉल। तुम जो बेवफा हो गई तो मैं क्या करूंगा, शराबी बन जाऊंगा। अरे बेवड़ा, शराबी नहीं बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, लड़की किसी का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओल किसके लिए होता है, तो शराब जो पीते थे किसका है, अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं। तो ऐसे भी याद रख लो भाई, लो 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 क्या पीता है,
दारू पीता है तो दारू का क्या होता है, सफिक्स ओल होता है। तो एक दिन के लिए कम से कम याद रह जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो ओल होता है अल्कोहल के लिए होता है, यानी OH ग्रुप के लिए। तो हो सके आपको इस तरीके से पूछ देगा कि OH के लिए कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ओल या फिर अल्कोहल बोल देगा। अब ओइक एसिड किसके लिए होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसका कि आपको क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, या फिर इसको ऐसे लिख देगा COOH। तो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड करके पूछ देगा, तो आपको पता कर लेना है कि क्या होता है, उसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। अब OH किसका होता है, तो एस्टर का होता है। किसका होता है, एस्टर का होता है। ठीक है, तो आपको अल्डिहाइड, अल्कोहल और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बनता है क्वेश्चन, एक टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एलाइल कहेंगे, इथाइनिल कहेंगे, या विनाइल कहेंगे, या एलाइलॉक्सी कहेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ एलाइल किसको कहते हैं, बताइए। एलाइल कहते हैं जब, एलाइल का मैं पहले बताता हूँ, पहले ध्यान से सीख लीजिए एक दिन के लिए, ताकि कल आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो काम बन जाए। एलाइल किसको कहते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद CH3 हो या CH2 CH3 हो, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कुछ भी लगा दीजिए, कार्बन वाला ही, तो उसको एलाइल कहेंगे। यही एलाइलॉक्सी की बात कर लेंगे, एलाइलॉक्सी की बात कर लेंगे, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद कार्बन वाले चीज की जगह पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, ये हो गया एलाइलॉक्सी। ठीक है, अब बात करते हैं विनाइल, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो विनाइल होगा, इसके आगे नहीं होगा। देखिए जैसे इसमें है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद आगे भी है, आगे भी होने का चांस, यहाँ नहीं, यहाँ है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा सिर्फ, तो वो होगा विनाइल, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इथाइनिल क्या होगा, तो इथाइनिल ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो विनाइल, इथाइनिल और एलाइल। एलाइल में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन CH3 CH2 हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आगे खाली दे दिया, मतलब आगे भी कुछ हो सकता है, आगे भी कुछ है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, हाइड्रोजन घटाइए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे आगे भी कुछ है, तो इसका मतलब ये किस में चला गया, एलाइल में चला गया। तो याद रखिएगा, एलाइल, विनाइल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इथाइनिल में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एलाइलॉक्सी में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन लगा दीजिए तो एलाइलॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन, वाइल नंबरिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन फॉलोज। जब हेटेरोसाइक्लिक रिंग का, जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स वगैरह ये पढ़े होंगे, तो वहां पे आपको पता चला होगा कि अगर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, वहां पे आपको, हेटेरोसाइक्लिक है मतलब कार्बन के अलावा भी चीजें हैं और 2-3 एलिमेंट है, तो आप किस हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, किसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बेसिस पे, जिसका परमाणु संख्या ज्यादा उसको प्रेफरेंस देंगे ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए अक्सर दिख रहा है हमको, क्या कैसे पता करेंगे इस तरीके के ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन में 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, पहले ये देख लीजिए, 8 एटॉमिक नंबर होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसको देंगे, सल्फर को, उसके बाद किसको देंगे, ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको देंगे, नाइट्रोजन को। 16, 8, 7, देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होगा एटॉमिक नंबर वो सबसे पहले, तो आपका आंसर बी हो गया। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दूसरा एलिमेंट में भी आ जाए तो आप कंफर्म हो जाइएगा एटॉमिक नंबर से। ठीक है, अब फाइनिटोइन कंटेंट्स फॉलोइंग हेटेरोसाइकिल, ये देखिए कितना है, कुछ MCQ ऐसे भी केमिस्ट्री में वो बच्चे के लिए जो पास होना चाहते हैं बस किसी तरीके से, तो इतना दिमाग खोल के रखिएगा कि नाम से मिलता जुलता अगर ऑप्शन में मिल जाए MCQ तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे फाइनिटोइन में कौन सा हाइड्रोसाइकिल पाता है, तो इमिडाजोल, आइसो क्या कहते हैं, आइसोक्साजोल, या फिर बार्बिट्यूरिक एसिड, या हाइड्रेटोइन, हाइड्रेटोइन, बताइए। तो नाम से मिलता जुलता कौन सा, कुछ नहीं पता है, कोई रिंग का आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, क्योंकि इसका काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ऐसे होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, फिर इस तरीके से होता है। ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया क्या, फाइनिटोइन रिंग। लेकिन इतना आपको नहीं पता है, आपको सीधा याद रखना है कि इसमें कौन सा पाया जाता है, तो आप नाम से दे टोइन और टोइन, टोइन टोइन क्या हो गया, हाइडेंटोइन। तो फाइनिटोइन में क्या पाया जाएगा, हाइडेंटोइन। इस तरीके से तुक्का मारिएगा, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ द सिडेटिव हिप्नोटिक्स, सिडेटिव हिप्नोटिक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो डायरेक्टली याद रख दीजिए कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स कौन सा होता है, बताइए, थियोफाइलिन होता है। सिडेटिव हिप्नोटिक्स कौन सा होता है, थियोफाइलिन, फाइलिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिस इज अ क्लास ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन ANS।
एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाला कौन कौन सा ड्रग होता है। तो जब एएनएस के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे या फिर उसके बारे में सारे पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप सिम्पैथोमिमेटिक के बारे में भी पढ़े होंगे, सिम्पैथोलाइटिक के बारे में भी पढ़े होंगे और पैरासिम्पैथोमिमेटिक के बारे में भी पढ़े होंगे। तो आंसर डायरेक्टली ऑल ऑफ दिस चल जाएगा, है ना। एएनएस के अंदर जो ड्रग्स आता है, सिम्पैथोमिमेटिक भी आता है, सिम्पैथोलाइटिक भी आता है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी आता है, ठीक है। चलिए अब आता है फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज अ पावरफुल ब्रोंकियोडायलेटर। तो सिम्पैथोमिमेटिक में बात करें पावरफुल ब्रोंकियोडायलेटर का, तो सल्ब्यूटामोल तो फेमस है ना। सल्ब्यूटामोल तो आपको याद रहना ही चाहिए, एकदम सबके मुख पे याद रहता है सल्ब्यूटामोल। तो सल्ब्यूटामोल होता है क्या, सल्ब्यूटामोल ये क्या है, ब्रोंकियोडायलेटर है। कौन सा वाला ब्रोंकियोडायलेटर है, तो सिम्पैथोमिमेटिक में ये पावरफुल ब्रोंकियोडायलेटर का काम कौन करता है, सल्ब्यूटामोल करता है, यानी सल्ब्यूटामोल करता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डाययूरेटिक इज अ डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रेनिलिक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन है, एंथ्रेनिलिक एसिड का आपको डेरिवेटिव कौन हो जाएगा बताइए। तो फ्रूजेनमाइड, डायरेक्टली याद रखना है, फ्रूजेमाइड जो होता है आपका क्या होता है, एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, याद रहेगा। एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन होता है, तो फ्रूजेमाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दीज ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। वैसे ड्रग्स को क्या कहते हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन को, हार्ट के मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाए, है ना, इंक्रीज करे, तो वो क्या कहलाता है, तो हार्ट मसल्स को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। उससे रिलेटेड देख लो भैया कोई है, तो हाँ कार्डियोटोनिक जो होता है वो हार्ट के मसल को इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रेक्शन को, ठीक है, कार्डियोटोनिक हो जाएगा। एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंगिंग टू पायरिमिडीन डेरिवेटिव इज, यहाँ पे भी वो ट्रिक लगाइए, पायरिमेटिन, आपको कुछ नहीं पता है, एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग जो कि पायरिमिडीन डेरिवेटिव है, तो कह रहा है कि वैसा ड्रग के बारे में, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में बताइए जो पायरिमिडीन का डेरिवेटिव हो, ठीक है। अब आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आपको तुक्का मारना है, मान लीजिए तो आपको क्लोरोक्वीन हो गया, डाइजीपाम हो गया, पायराजिनामाइड हो गया, फिर पायरीमेथामीन हो गया, तो आपको कैसे कंफर्म होंगे, तो आगे में पायरी वर्ड लगा हुआ है, इसमें भी पायरी वर्ड लगा हुआ है, सर पायरा भी तो लगा, अरे पायरा है, ये पायरी है, तो तुक्का मारो ना भाई, पास होना है तो तुक्का मारो। अगर केमिस्ट्री में एमसीक्यू आ गया इस तरीके से नाम मिलता जुलता है, मार दो, ज़्यादा चांस रहता है सही होने का। पायरी, ऐसा नहीं बोल रहा 100% सही होगा, लेकिन अरे भाई कुछ भी मारने से अच्छा है कि कुछ दिमाग लगा के मारो। तो पायरीमिडीन आपका क्या हो जाएगा, पायरीमिडीन में पायरीमेथामीन हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, पायरीमेथामीन हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द ड्रग फ्रॉम फॉलोइंग विच एक्ट एज एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे आपका कौन सा यूज किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक सेकेंड, यहाँ पे नंबरिंग सही चल रहा है, हाँ 15-16 के बाद 17, हाँ नहीं सही है, थोड़ा सा नहीं, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा, हाँ सेलेक्ट द ड्रग, सही क्वेश्चन, सेलेक्ट द ड्रग फ्रॉम फॉलोइंग विच एक्ट एज एल्काइलेटिंग एजेंट। तो एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे कौन सा यूज किया जाता है, तो आपका एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे कौन सा यूज किया जाता है, तो साइक्लोफॉस्फामाइड, क्या हो जाएगा, साइक्लोफॉस्फामाइड। तो एल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पे किसको यूज करते हैं हम लोग, साइक्लोफॉस्फामाइड, इस ऑप्शन में, ठीक है। अब दीज आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, पेनिसिलिन है। पहला एंटीबायोटिक भी यही है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी आपको ध्यान रखना है कौन है, पेनिसिलिन है। अब है सल्फामेथोक्साजोल, क्या, सल्फामेथोक्साजोल काउज इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। किस एंजाइम का इनहिबिशन करता है, रोकता है, इनहिबिट करना मतलब रोकने का काम करता है, तो बताइए सल्फामेथोक्साजोल काउज इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम DHFR, सुने हैं, DHFR होता है ना, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। देखिए ऑप्शन है बी, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो DHFR आप शॉर्टकट में याद रख लीजिए कि सल्फा मिथोक्साजोल जो काउज करता है इनहिबिशन किस एंजाइम का, तो DHFR का, यानी क्या हो गया, DHFR का फुल फॉर्म डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, मेनी ऑफ द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पोजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो जितने भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, है ना। तो आपको वो जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है उसमें एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, लेकिन एंटी रिदमिक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोथ
बी एंड सी, तो एंटीपायरेटिक भी होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के। अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। इंप्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं, आएंगे, ध्यान रखिएगा। स्टेट व्हाट इज मींट बाय इंप्योरिटी, इंप्योरिटी क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी एंड डिस्क्राइब देम, अलग अलग सोर्सेज इंप्योरिटी का और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करिए सारे सोर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि गिव ब्रीफ अकाउंट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो आपको एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर राइट द यूज ऑफ फेरस सल्फेट और ऑक्सीजन की यूज को लिखना है। फिर डी नंबर क्वेश्चन, स्टेट व्हाट आर हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव क्या है, क्लासीफाई करना है गिविंग सुटेबल एग्जांपल के साथ, कंपाउंड अंडर ईच क्लास, जो कि क्लासिफिकेशन में हर एक क्लास बनाएंगे उसके अंदर सारे क्लास का आपको एक एक एग्जांपल भी कम से कम देते चलना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरामाइन, क्या कहते हैं इम्प्रामाइन एंड गिव इट्स केमिकल नेम। पहले तो इम्प्रामाइन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसका केमिकल नेम लिखना है, थेरेप्टिक यूज लिखना है, फॉर्मुलेशन लिखना है, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन लिखना है, पॉपुलर ब्रांड नेम्स लिखना है। इतने सारी चीज़ लिखेंगे और अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको अगर सटीक याद होगा तो बहुत फुल इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूथ, फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ प्रोपानोलोल। तो जो प्रोपानोलोल है इसका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, पॉपुलर ब्रांड नेम, सारी चीज़ें लिख देंगे। प्रोपानोलोल जो होता है इसका अच्छे से लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। राइट द यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ आइबुप्रोफेन के बारे में तो क्वेश्चन बार बार आता है, क्लोरोक्विन के बारे में भी आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिख के जाइए, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के लिए प्रिंसिपल प्रोसीजर सब कुछ इन्वॉल्व मतलब करना है। तो क्लोराइड, आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फेट हो गया, इस चारों का तो लगभग अल्टरनेट में पूछा ही जाता है, लेकिन क्लोराइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस डिफरेंट टाइप का जो होता है एक्सप्लेन करिए, और एटलीस्ट वन प्रिसिपिटेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है, एक प्रिसिपिटेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन को शो करिए, एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ कंपाउंड अंडर ईच क्लास। क्या करना है, डिफाइंड एंड क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट का डिफिनेशन लिखना है, क्लासीफाई करना है और एग्जाम्पल देना है अच्छे से जो भी क्लासेस है उसके अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो कम से कम दीजिएगा ही दीजिएगा, जितना कोशिश हो सके एग्जाम्पल पे फोकस करिए, ठीक है, एग्जाम्पल पे, और चार्ट के फॉर्म में केमिस्ट्री में लिखिएगा, है ना। ये नहीं कि पूरा भर दिए, ऐसे करके पॉइंट बनाए उसके बारे में लिखे, फिर पॉइंट बनाए लिखे, पॉइंट बना के लिखिएगा, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल एनास्थेटिक एंड लोकल एनास्थेटिक, जनरल एनास्थेटिक एंड लोकल एनास्थेटिक के बारे में डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3 पॉइंट्स कम से कम लिख दीजिएगा। गिव द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, स्टेबिलिटी स्टोरेज एंड थेरेप्टिक यूज ऑफ सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर बनाना है, केमिकल नेम लिखना है, स्टेबिलिटी स्टोरेज लिखना है, थेरेप्टिक यूज लिखना है, सब कुछ अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ कंपाउंड अंडर ईच क्लास, वही काम करना है, एंटीबायोटिक का डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, और जो चार्ट बनाएंगे उसमें हर एक क्लास में एक एक एग्जाम्पल दर्शा दीजिएगा, ठीक है। गिव स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आइसोनियाजिड हो गया, ओफ्लोक्सासिन हो गया, इस दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम लिख देना है, ठीक है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। स्टेट व्हाट आर NSAIDs, जिसको कि NSAID का फुल फॉर्म डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ देता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करते हैं गिव द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूज ऑफ फ्रूजेमाइड। फ्रूजेमाइड का आपको स्ट्रक्चर, केमिकल नेम और यूज लिखना है, ठीक है। अब डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी स्टोरेज एंड यूज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। प्रॉपर्टी क्या है, स्टेबिलिटी स्टोरेज क्या है, उसका क्या यूज है, नॉरएपिनेफ्रिन, उसको लिख देना है। एक्सप्लेन द टर्म विद सुटेबल एग्जांपल, एंटी रिदमिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। एंटी रिदमिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। तो यही रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आपके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आप बिल्कुल मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और आपका एग्जाम केमिस्ट्री भी अच्छा होगा। और ऑल द बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम देकर के आइए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।